इंडेक्स एफएनओ पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। कल शाम सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इसमें सेबी ने कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने, स्ट्राइक प्राइस घटाने, वीकली एक्सपायरी कम करने और एक्सपायरी के करीब मार्जिन बढ़ाने जैसे कई प्रस्ताव दिए हैं। वो सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे चलती रहेंगी। पर इन प्रस्तावों में क्या है, क्या मायने है इसके, ये कितने कारगर होंगे, इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब एनमी के पूर्व प्रेसिडेंट और क्रॉस सीज कैपिटल सर्विसेज के राजेश बहेती, मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया और जेम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता सब जुड़ते हुए। आप सबका स्वागत है। बहेती साहब, पहले आपके पास ये जो कंसल्टेशन पेपर आया है सेबी का, ये जो टीचर एक्चुअली स्ट्रिक्ट हो रही हैं, क्या एक्चुअली सारे स्टूडेंट्स लाइन पे आ जाएंगे? ये जो फ्रॉथ क्रिएट होने की बार बार बात करी जा रही है, उस पर लगाम लग जाएगी? आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि 4 कदम ऑलरेडी उठा लिए गए हैं। पहला कदम ये था कि सेबी ने मार्जिनेबल स्क्रिप्ट्स को बहुत कम कर दिया है, तो 1000 स्क्रिप्ट्स मार्जिन लिस्ट से निकल रही हैं। तो पहला कदम तो सेबी ने ये उठाया था। दूसरा कदम सेबी ने उठाया था कि जो एंट्री बैरियर है स्क्रिप्ट की, जो एफ एंड ओ में आ सकती है, उनको 3 गुना बढ़ा दिया था आज के वॉल्यूम को देख के। तो अगर वॉल्यूम कम होता है और यहाँ से मार्केट अगर गिरती है, तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इससे काफ़ी स्क्रिप्ट्स एफ एंड ओ से बाहर चली जाएंगी। तीसरा कदम सेबी ने ये उठाया था कि 1 अक्टूबर से उन्होंने रिबेट वाला सिस्टम बंद करवा दिया एक्सचेंजेस का। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं, जिनको बड़े रिबेट्स मिलते थे, अब उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और चौथा कदम फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी उठा लिया था कि एसटीटी बढ़ाने का। अब ये 7 कदम से भी और उठाना चाहती है। इसमें से जो 2 सबसे ज़्यादा हानिकारक कदम है, वो ये है कि सेबी ने कहा है कि हर एक्सचेंज एक कॉन्ट्रैक्ट को ही वीकली एक्सपायरी कर सकता है। इससे आप ये देखिए कि कुछ महीने पहले तक तो बीएसई की वॉल्यूम 0 थी, ऑलमोस्ट एफ एंड ओ वहाँ था ही नहीं। अब क्या हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि हर एक्सचेंज को एक कॉन्ट्रैक्ट वीकली रखने का मौका देंगे। इससे एनएसई की जो सबसे 2 पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसमें उनको एक चूज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इससे एनएसई को बहुत ही भारी नुकसान होगा, क्योंकि उनके पास 2 कॉन्ट्रैक्ट जो आज भी सबसे ज्यादा लिक्विड है मार्केट में। इससे बढ़िया होता अगर सेबी बोलते कि आप 2 कॉन्ट्रैक्ट या जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वीकली लॉन्च करें, आपको एक ही दिन एक्सपायर करने पड़ेंगे। क्योंकि सेबी का कंसर्न है कि रोज अगर एक्सपायरी होती है, तो आपकी जो कैपिटल है वो आज इस कॉन्ट्रैक्ट में जाती है, कल दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जाती है। तो या कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करें, आप ये बोल सकते थे कि आप सारे कॉन्ट्रैक्ट को एक दिन में एक्सपायर करिए हफ्ते के, ताकि आदमी चूज कर सके एटलीस्ट कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है या वो कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है। तो सबसे पहली जो बड़ी मार एनएसई को होगी, वो इस रेगुलेशन से होगी। और दूसरी चीज, मैं मार्जिन के खिलाफ हूँ, क्योंकि हमने 2019 में एक बहुत साइंटिफिक और स्ट्रिक्ट मार्जिनिंग सिस्टम हमने डिजाइन किया था। सेबी के साथ मिलके ब्रोकर्स ने, एक्सचेंजेस ने डिजाइन किया था। ये 6 सिग्मा पे था। दुनिया की बहुत कम मार्केट 6 सिग्मा पे काम करती है, सब 3.5 सिग्मा पे काम करती है। उसके ऊपर हमने एक्सपोजर मार्जिन अलग से लगाया। और आपको पता है कि ब्रोकर्स की लिमिट 90% पे रिस्क रिडक्शन मोड पे चली जाती है। तो यहाँ मार्जिन ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट है। इसको और स्ट्रिक्ट करके मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम विज्ञान को छोड़ के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत हानिकारक होगा। सबसे जो उम्दा सजेशन है, वो मार्केट लॉट इंक्रीज करने का है। उससे मेरे ख्याल से ये जो सेबी को जो चाहिए था कि जो छोटे रिटेल निवेशक है वो एफ एंड ओ में नहीं है, ये हो सकता था। इसके अलावा प्रोडक्ट सूटेबिलिटी फ्रेमवर्क या कोई एग्जाम रख सकते थे कि आपको अगर पता है कि फ्यूचर ऑप्शंस होते क्या है, तो आप ट्रेडिंग करो। ये कर सकते थे। इससे जो टारगेटिंग है रिटेल की तरफ ज्यादा होती, या कि ओवरऑल प्रोडक्ट को कंट्रोल करके और उसको बहुत कॉस्टली करके। बहेती साहब, सही कह रहे हो आप। 4 + 7 एक्चुअली 11 स्टेप्स हो जाएंगे। तो आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है, और ये सही है क्या? फिर क्या सेबी जरूरत से ज्यादा सख्त हो रहा है इस एफएनओ मार्केट को ओवरहॉल करने में?
देखिए, अगर हम कोई भी चीज को चेंज करना चाहते हैं तो हमको एक हमने 4 कदम उठाए हैं। उससे रिजल्ट क्या होता है, हमको एक डेटा लेना चाहिए। उसके बाद हमें लगे तो हमने जो लॉट साइज बढ़ाया, हम उसके खिलाफ नहीं है, तो लॉट साइज आप बढ़ा दो, उससे डेटा ले लो। अगर आपने जो जो आपको अचीव करना था, ये 4-5 कदम से अचीव हो रहा है, तो 11 कदम करके एक ही साथ, रिस्क ये रहेगा कि मार्केट 5 साल पीछे चला जाएगा और उससे जो लिक्विडिटी की जो क्राइसिस हो जाती है, उससे देश में जो कॉन्फिडेंस है, वो कम होता है मेरे ख्याल से। उस पे फिर इंडेक्स पे क्या असर पड़ेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन पे क्या असर पड़ेगा, इसमें मुझे थोड़ी चिंता है। बिल्कुल, आपकी बातें बहुत, अगर आप देखें, महत्वपूर्ण और आई थिंक सटीक हैं सर। मैं इनफैक्ट अब थोड़ा देर से के लिए चंदन के पास चलता हूँ। चंदन, दरअसल डेरिवेटिव्स का मीनिंग स्पेशली पोस्ट कोविड काफ़ी बढ़ गया था। पोस्ट कोविड ऑप्शन ट्रेडर्स, फ्यूचर ट्रेडर्स और स्पेशली हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स का एक नया जन्म हुआ था। अब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज 30 लाख का हो जाएगा, आई मीन एक फ्यूचर्स को बाय करने में, सेल करने में, इवन फॉर ऑप्शन राइटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट, 30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस पर? पहले फ्यूचर्स की बात करते हैं चंदन। बिल्कुल। नमस्कार वीरू, आशीष जी। देखिए, जो सेबी ने जो डिस्कशन पेपर डेरिवेटिव्स के लिए जो दिया है, उसका अल्टीमेट एम वो रख रहे हैं कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट रहे और मार्केट स्टेबिलिटी रहे। मेनली आप देखोगे इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट में जो डेली केस टर्नओवर होता है वो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास आता है, बट डेरिवेटिव्स टर्नओवर लगभग 420 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और कल मैं इन पर्सन से भी, चीफ से भी मिला था, काफी बातें डिस्कशन हुई थी। उनका मेन कंसर्न यही है कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स और हाउस होल्ड इनकम है, वो यहाँ पे ऑप्शंस में लग जाती है। सी वॉज मोर वरीड अबाउट कि एक्सपायरी डे और लास्ट के 1 घंटे के दो जो ट्रेड होते हैं, देर इज द मेन प्रॉब्लम एंड दे वांट टू डू समथिंग फॉर दैट। सो जो अभी आप निफ्टी के एग्जांपल लें तो लगभग 6.25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, 25 की लोड साइज है, और 25,000 से मैं निफ्टी देखूं तो लगभग 6.25 लाख रुपए की वैल्यू होती है। अब यदि ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यहां से बढ़ा के 4 गुना करते हैं तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए 4 गुना मार्जिन चाहिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि अल्टीमेटली एम है कि ऑप्शन बायर हट जाए, रिटेल पब्लिक हट जाए। बिल्कुल राइटर्स को लिए यहाँ पे इफेक्ट रहेगा, बट मेरे को नहीं लग रहा है कि बायर को कोई ज्यादा इफेक्ट रहेगा, क्योंकि अभी आप 25 क्वांटिटी कर रहे हो, उसकी जगह आपको 100 क्वांटिटी करनी पड़ेगी यदि लोट वैल्यू आपका 25 लाख हो जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि फ्यूचर्स के लिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट रहेगा। वैसे भी इंडेक्स फ्यूचर में ऑलरेडी वॉल्यूम कम है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ने से यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम्स थोड़ा सा रिड्यूस होगा, बट मेरे को नहीं लग रहा है ऑप्शंस बायर को कोई प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट ऑप्शन बायर है वो और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में चले जाएंगे विद द व्यू कि छोटे प्रीमियम में, कम इन्वेस्टमेंट में काम हो। तो अल्टीमेटली जो पूरा सेबी का जो कंसल्टेशन पेपर है वो यही है कि रिटेल पार्टिसिपेशन को कैसे डीमोटिवेट करे, बट मेरे को नहीं लग रहा कि इससे ऑप्शन बायर को कोई डीमोटिवेशन मिलेगा। बिल्कुल राइटर्स को थोड़ा सा सेटबैक मिलेगा, और या फिर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं वो फ्यूचर को अवॉइड करके सिंथेटिक फ्यूचर में चले जाएंगे, फ्यूचर और कॉल में ट्रेड करने के लिए। अच्छा राजेश जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊँगा। ये पूरा का पूरा एक्सट्रीम स्पेकुलेशन का जो फेज था वो शुरू तभी हुआ जब एक्सचेंजेस ताबड़तोड़ तरीके से वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स पे काबिज होने लगे। एग्जैक्टली क्या इस चीज़ से हम इसी को रेस्ट्रिक्ट कर पाएंगे क्या इन नए आई थिंक ड्राफ्ट नियमों के जरिए? देखिए, सारे प्रोडक्ट तभी सक्सेसफुल हुई या जो वॉल्यूम हुआ, जो भी इंडेक्सेस में आप देख लीजिए, मिक्सअप इंडेक्स, फिन निफ्टी या बीएसई के सेंसेक्स और बैंकिक्स में, ये तभी हुआ 2 कारणों के हिसाब से। एक तो वीकली किया उन्होंने, दूसरा उन्होंने एक्सपायरी डेज को स्टैगर कर दी, क्योंकि अगर एक ही डे में एक्सपायर करते हैं तो लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो कुछ हद तक एक्सचेंजेस ने जो इंट्रोड्यूस किया, कुछ हद तक जो कोविड के बाद जो टेक्नोलॉजी की राइज हुई है, घर पे बैठ के आप कर सकते हैं, फोन से कर सकते हैं, ये एक स्टेप आगे निकल गई थी कोविड के बाद। बहुत लोग कोविड में कुछ नहीं कर रहे थे तो फोन पे बैठ के ये ट्रेडिंग शुरू की उन्होंने। एक तरह से मैं जो डिस्काउंट ब्रोकरेजेस हैं उनको थोड़ा सा ब्लेम करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये नहीं देखा हम किसको F&O ट्रेडिंग अलाउ करें या नहीं करें। जो भी आता था 50,000 रुपये से अगर उसको F&O ट्रेडिंग शुरू करनी थी तो शुरू कर सकता था। मेरे ख्याल से अगर आपको वो सेगमेंट को रोकना है तो उनके लिए एंट्री बैरियर बढ़ाना चाहिए था।
दो तरीके हो सकते हैं, एक तो लॉट साइज बढ़ा दो, दूसरा ये कर सकते थे कि आप ऑप्शन बाय करें या सेल करें। जब तक आप 5 लाख रुपया ब्रोकर के यहाँ जमा नहीं करें, आप ऑप्शन बाय भी नहीं कर सकते, सेल भी नहीं कर सकते। अगर ये दो मेजर उठाते तो मेरे ख्याल से जो रिटेल सेगमेंट है जिनको आपको बचाना है, वो मकसद आपका पूरा हो जाता। इससे जैसे चंदन जी ने कहा, हो सकता है रिटेल और दूर के स्ट्राइक प्राइस की तरफ भागे और उसमें स्पेकुलेशन बढ़ जाए। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम कुछ और थी, और जो सोल्यूशंस हैं वो पूरे मार्केट को या प्रोफेशनल ट्रेडर्स को ज्यादा हिट करेंगे। और रिटेल तो फिर भी कहीं ना कहीं, अब यहाँ अगर छुड़वा भी देंगे तो या तो डब्बे में चले जाएंगे, या आप क्रिकेट के बहुत सारे बेटिंग एप्स हैं, अलग तरीके के बहुत सारे बेटिंग एप्स आ गए हैं, आप 2019-20 के हिसाब से आप देखेंगे तो लोग तो कहीं ना कहीं चले जाएंगे। सुधरेंगे नहीं, कहीं ना कहीं चले ही जाएंगे। अच्छा, आपने डिस्काउंट ब्रोकर की बात करी ना, तो कल ही शाम को मैं देख रहा था वो ज़ीरोधा के फाउंडर और सीईओ नितिन कामत साहब का ट्वीट। वो कह रहे थे ये चेंजेस के चलते ऑप्शन वॉल्यूम्स तो नहीं, पर इसके फ्लिप साइड में फ्यूचर के वॉल्यूम्स पे ज़्यादा खामियाजा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जो इनफैक्ट ज़्यादातर उनका डेटा कह रहा है कि वो प्रॉफिटेबल होते हैं रिटेल के लिए, फ्यूचर्स में जो सौदे लेते हैं। भाईती साहब, आपका भी ऐसा मानना है कि ऑप्शन की जगह ज़्यादा इंपैक्ट फ्यूचर साइड पे पड़ जाएगा? देखिए, ये तो जरूर है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको खाली प्रीमियम देना पड़ता है। तो अगर आप 50,000 रुपये लेकर मार्केट में उतरना चाहते हैं या 1 लाख 1.5 लाख रुपया लेकर उतरना चाहते हैं, तो आज एक फ्यूचर आप फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज है। अब आपको 5 लाख रुपए के नीचे एक फ्यूचर आप कर नहीं सकोगे। लेकिन आप 50,000 से, जैसे चंदन जी ने कहा, 4 गुना लॉट साइज भी हो जाए तो आप 1/4 के भाव के ऑप्शन उतने ही ले सकते हो। तो उस हिसाब से ये जा सकती है कि रिटेल, और बट मुझे नहीं लगता कि रिटेल इतनी भी बेवकूफ है कि वो जो एकदम अनलाइकली सिनेरियो वाले ट्रेड्स हैं कि मैं 10 पैसे के ऑप्शन खरीद लूँ या 20 पैसे के ऑप्शन खरीद लूँ, वो करेंगे। तो मेरे ख्याल से दोनों साइड में वॉल्यूम कम होगा, फ्यूचर्स में ज्यादा कम होगा, लेकिन ऑप्शंस में भी, क्योंकि आपने प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बहुत बड़ी घात दी है, तो काफी कम होगा मेरे ख्याल से वॉल्यूम्स। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट आशीष चतुर्मोता जी के पास चलते हैं। आशीष जी, वाकई आई थिंक जब मैंने भी इनको फर्स्ट इंस्टेंस में पढ़ा तो मेरे को लगा यार ज़्यादा समस्या तो फ्यूचर्स पे होगी इंस्टेड ऑफ ऑप्शंस। अच्छा, मान लीजिए मेरे पे पहले 4 लाख की कैपिटल थी, तो मैं एक फ्यूचर लेता था और उसको एवरेज आउट कर लेता था उसी मार्जिन में। अब तो मेरा एक ही करीब 6-7 लाख के आसपास हो गया। तो ज़्यादा स्ट्राइक एफएनओ पे फ्यूचर से पड़ेगा रादर देन ऑप्शन। और आप एग्जैक्टली ऐसे में, क्योंकि आप अपने पीएमएस में ऐसी कंपनियों को इंक्लूड करते हैं, वेल्थ मतलब चाहे वो एक्सचेंजेस हों चाहे वो ब्रोकिंग हाउसेज हों, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपकी सोच पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बाद? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए, बिल्कुल इम्पैक्ट इस पे जो ब्रोकर्स हैं और साथ ही साथ एक्सचेंजेस, इस पे काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनकी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अर्निंग जो हम कह रहे थे वो ऑप्शंस के थ्रू आ रही थी। जैसे कि बीएससी की हम अगर से बात करें, तो बीएससी जो एक समय पे 6% के आसपास मार्केट शेयर रखने लग गया था ऑप्शंस के अंदर में, वो बढ़ करके 15% तक आ गया था। और ऐसा हमारा मानना था कि जिस तरह से उन्होंने अपनी फीस कम रखी थी, अपने कुछ चार्जेस कम रखे थे, उसके चलते उनका मार्केट शेयर गेन होना शुरू हुआ था। और कहीं ना कहीं मार्केट को एक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मार्केट ये चाहते कि दो एक्सचेंजेस पैरेलली खड़े हों। पर अब आप देखेंगे कि सबसे पहला इंपैक्ट आएगा जब वॉल्यूम ही ऑप्शंस के कम हो जाएंगे, तो इन दोनों ही एक्सचेंजेस को एक सिग्निफिकेंट डेंट आएगा इनकी अर्निंग में। और ब्रोकर्स पे तो डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ब्रोकर्स आप देखेंगे किस तरह से डिजिटाइजेशन के थ्रू जल्द से जल्द नए डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुला रहे थे। और मेन एम यही था कि कहीं ना कहीं ऐसे ट्रेडर्स जो कम कैपिटल के साथ आ रहे हैं, वो सबसे पहले उनका बिजनेस ही शुरू हो रहा था ऑप्शंस के थ्रू। तो इस पे थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट जरूर देखने को नजर आएगा। बट ओवरऑल इस कंसल्टेशन पेपर को पढ़ने के बाद जैसे मुझे समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं कोशिश तो हो रही है कि आप अपने वॉल्यूम्स कम करें, आप अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी कम करें, स्पेकुलेशन कम करें। बट तकलीफ ये हो रही है कि फ्यूचर्स जिसमें की प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है पैसा कमाने की, बजाय ऑप्शन के जहां पर पे प्रोबेबिलिटी कम होती है, ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग ऑप्शंस के अंदर में लॉस साइड पर रहते हैं। तो क्योंकि अब फ्यूचर्स की मार्जिन सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी, ये पैसा भी आपका ऑप्शंस के साइड पर आता हुआ नजर आएगा। बट मैं वीरेंद्र इसको एक और चीज से कनेक्ट करूंगा। देखिए, ये सिर्फ पहला कदम नहीं था,
थोड़े दिन पहले सेबी ने एक न्यू एसेट क्लास के बारे में कंसल्टेशन पेपर दिया, जिसके अंदर में 10 लाख रुपए तक की मिनिमम आप पैसे के साथ म्यूचुअल फंड के पास जा सकते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज कहा जाएगा, उसको म्यूचुअल फंड नहीं कहा जाएगा। इसके अंदर में 50% तक डेरिवेटिव्स एक्सपोजर लिया जा सकता है। इसमें आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, जो भी फंड मैनेजर है, या कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग कर सकते हैं, या इवन डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स का एक्सपोजर ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये कोशिश है कि अनरजिस्टर्ड जो एडवाइजर्स है उससे किस तरह से पैसा निकल करके एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोई फंड मैनेजर जिसका अच्छा एक्सपीरियंस हो वो इसको मैनेज करे। तो ये दोहरी कोशिश है कि ये जो वॉल्यूम है इसका शिफ्ट कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक अच्छे फंड मैनेजर की तरफ जाए, ना कि लोग खुद से करें, क्योंकि बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है 90% लोग इसमें लूज कर रहे हैं। इसको भी घटाने के लिए सेबी ने ये दो चीज एक साथ करने की कोशिश की है। आप यकीन मानिए आशीष जी, आपको याद होगा एक दिन मैंने आपको मैसेज किया था, मैंने कहा ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है। मैं इसी प्रश्न पे आ रहा था। बहती जी, आपकी राय क्या होगी कि जब सेबी ने इस आई थिंक प्रोडक्ट के बारे में प्रस्ताव मांगा था कि भाई 10 लाख का ये ऑलमोस्ट लाइक ए पीएमएस, क्योंकि पीएमएस का थ्रेशोल्ड पॉइंट बहुत बड़ा होता है, क्या झुकाव इसकी तरफ बढ़ेगा प्रोडक्ट पे? वहां पे एक फंड मैनेजर आपके इस 10 लाख के फंड को मैनेज करेगा लॉट्स ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो एक अगर डेट मार्केट के अलावा एक इक्विटी और डेट के बीच की एक हाइब्रिड प्रोडक्ट होती है जिसमें F&O से इनकम अगर जनरेट हो सकती है लोगों के लिए, तो ये अच्छी स्कीम है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें किसी ने कोई टिप्पणी भी नहीं की है जो एडवर्स हो। तो ये सब कदम थे। मेरा कहना है कि आपने इतने सारे कदम अगर एक साथ ले आओगे तो इसका रिजल्ट हो सकता है मार्केट के लिए इतना घातक हो कि हम 5-6 साल पहले चले जाएं। और यहीं पे मेरी कुछ वरी है कि मार्केट को बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। ओके, चलिए भाई, इस नोट पर अब बहेती साहब, धन्यवाद आपका। चंदन, आपका भी इस में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, समझाने के लिए सब कुछ। चतुर्वेदी साहब, प्लीज आप जुड़े रहो। आपसे तो आप पैनल में शिरकत करोगे आज, तो आपसे और भी बातचीत करनी है। अच्छा, इस बीच